Hello students, welcome to the online classes of Ideal Education Point, and we are going to start a new topic of genetic engineering, that is recombinant DNA technology. Okay, इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं डीएनए की। तो जैसे कि स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है, हमने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा था, है ना। तो डीएनए के अंदर कोई डिज़ायरेबल चेंज करना, ठीक है, तो इस तरीके से हम डीएनए को मॉडिफाई करते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। और जिस टेक्नोलॉजी से ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है उसी को ही बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो देखते हैं कि ये डिज़ायरेबल चेंज किस तरीके से होते हैं, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे कि हमने बात की थी सबसे पहले कि हमको कोई एक डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा, ठीक है, हमको जिसमें चेंज कराना है। सपोज़ एक स्टार्टिंग की बात है, जब इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ था, जब पीसीआर जैसा आइडिया नहीं आया था मशीनरी बनाने का, ठीक है, तो जो डीएनए का एम्प्लीफिकेशन था वो इन विट्रो की जगह इन वीवो किया जाता था, मतलब कि सेल के अंदर, ठीक है। लेकिन अब सेल के अंदर डीएनए को एम्प्लीफाई करने का भी कोई तरीका, और हम सेल के अंदर क्यों करेंगे, और करेंगे तो हम कैसे, एक कोई डिज़ायर्ड जीन है, हमको उसको किसी के अंदर इंसर्ट करवा के हमको उसे ग्रो कराना है नेचुरली, ठीक है। तो उसके लिए एक तरीका निकाला गया, वो तरीका क्या था पहले देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो द फर्स्ट स्टेप वाज आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है। बैक्टीरिया से एक डीएनए को आइसोलेट किया गया, सेम उसी तरीके से। कैसे? सबसे पहले बैक्टीरिया का होमोजेनेट बनाया गया, उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज किया गया, उसके बाद उसके बचे हुए डीएनए एक्सट्रैक्ट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया गया, और इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, डीएनए आ गया, ठीक है। देन द सेकेंड स्टेप वाज कटिंग ऑफ डीएनए। अब देखो जो डीएनए, ये हम बहुत बेसिक, मतलब जो एक बुक की लैंग्वेज होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है और थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। तो क्योंकि हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो इसीलिए हम बहुत बेसिक लैंग्वेज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आपको एक बार इसका मतलब समझ आ गया देन आप जो बुक में लिखा है आप उसको ईजिली कोऑर्डिनेट कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार जो बुक में जो लैंग्वेज है हम उसको डेफिनेटली पढ़ेंगे कि आपको एग्जाम में किस तरह लिखना है, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, समझना, ठीक है। तो कटिंग ऑफ डीएनए। अब डीएनए हमने बात की थी कि इतना छोटा मॉलिक्यूल है कि अगर एक सिंगल डीएनए फ्रेगमेंट है या फिर 10 या 20 डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं तो हमको उनका बैंड जेल में ऑब्जर्व नहीं होगा, ये बात हमने की थी, ठीक है। मतलब कि जेल में बैंड ऑब्जर्व होने के लिए हमको मोर देन 10 करोड़ डीएनए मॉलिक्यूल्स चाहिए, ओके। मतलब कि डीएनए एक बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं कटिंग ऑफ डीएनए तो ऑब्वियसली हम सिजर या ब्लेड या फिर कोई भी अपरेटस यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक डीएनए है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन एक सिंगल डीएनए को इस तरीके से नहीं देखा जा सकता, ओके, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो हमको इसको कट करने के लिए कोई डिफरेंट मैकेनिज्म चाहिए, ठीक है। तो कटिंग ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को मॉलिक्यूलर सिजर भी कहा जाता है, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सिजर्स, ठीक है। मतलब कि डीएनए मॉलिक्यूल को कट करने का काम करते हैं, ओके। अब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं दो टाइप के, ठीक है। एक होते हैं रैंडम एंडोन्यूक्लियस, और दूसरा होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रैंडम एंडोन्यूक्लियस एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम एंडोन्यूक्लियस? इट इज़ अनस्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। मतलब कि ये एक ऐसा एंजाइम है कि अगर ये टेस्ट ट्यूब है और इसमें ये डीएनए है,
ठीक है। हमने इसमें रैंडम एंडोन्यूक्लियस डाला तो ये डीएनए को किसी भी जगह से कट कर सकता है। बात समझ में आई? जैसे कि अगर ये सर्कुलर बैक्टीरियल डीएनए है और हमने इसमें रैंडम एंडोन्यूक्लियस डाला, ठीक है, तो जब तक ये एक्टिव रहेगा, तब तक वो डीएनए को ऐसे छोटे छोटे से फ्रेगमेंट से कहीं से भी कट करता रहेगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये पूरा डीएनए जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप हो जाएगा। बात समझ में आई? रैंडम एंडोन्यूक्लियस तो हम डाल के क्या करते हैं, फटाफट जैसे ही ये थोड़ा सा कट करेगा वैसे ही इसको डीएक्टिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एंजाइम होता है प्रोटीएज। ओके, प्रोटीएज क्या होता है? प्रोटीन को डिग्रेड कर देने वाला एंजाइम। एंड दीज एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स आर प्रोटीन बिकॉज दे आर एंजाइम्स। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो अगर हम प्रोटीएज ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। मतलब कि जो कट कर रहा था वो अब नहीं कर पाएगा क्योंकि मतलब ये डीएक्टिवेट हो गया एक तरीके से। ये बात समझ में आई? हियर इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक क्वालिटी होती है कि वो डीएनए को कट करता है एक स्पेसिफिक साइट से। मतलब कि जो भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा, अलग अलग टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, वो डीएनए के अलग अलग सीक्वेंस को रीड करते हैं और फिर उस स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट करते हैं। सपोज कि एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो AATTG साइट को रिकॉग्नाइज करके TG के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करता है। बात समझ में आई? एक सीक्वेंस मतलब पूरे डीएनए में जहां पे भी उसको ये वाला सीक्वेंस मिलेगा पूरी जगह पे, मतलब TG कहीं पे भी हो सकता है लेकिन वो TG को कट नहीं करेगा, ठीक है। वो ये वाला पूरा सीक्वेंस रीड करने के बाद फिर इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ये क्वालिटी होती है किसकी? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। बात समझ में आई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंडम एंडोन्यूक्लियस एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? रैंडम एंडोन्यूक्लियस सीक्वेंस स्पेसिफिक नहीं होता, मतलब कि डीएनए के किसी भी न्यूक्लियोटाइड को देखेगा और उसके बीच के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जबकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक साइट को, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके एक स्पेसिफाइड साइट से ही डीएनए को कट करता है, ठीक है। तो दो टाइप के एंडोन्यूक्लियस हो गए। इन्हीं एंडोन्यूक्लियस को हम यूज करते हैं किसमें? कटिंग ऑफ डीएनए में। ओके, so second number, cutting of DNA with the help of endonuclease enzyme. The third, deactivation of or denaturing. Endonuclease by adding protease enzyme. ठीक है, प्रोटीएज मतलब प्रोटीन को डिग्रेड करने वाला एंजाइम। तो जब हम प्रोटीएज ऐड करेंगे तो एंडोन्यूक्लियस क्या हो जाएगा? डीएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज adding the specific or desired DNA sequence. Which we want to add on DNA, ठीक है। हमको एक छोटा डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस या कोई भी जीन हमको उसके अंदर ऐड करना है जो कि हम मेन डीएनए के साथ में ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज एडिंग लाइगेज, ठीक है। लाइगेज क्या करेगा? जो अलग अलग डीएनए सीक्वेंस है उनको जोड़ने का काम करेगा। बात समझ में आई? तो
अभी हम एक बार इसको पूरा मैकेनिज्म ड्रॉ करके देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। एडिंग लाइगेज, अब देखो हमारे पास पूरा एक जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। एक बार इसको ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले हमने, क्योंकि आइसोलेशन का पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म समझ लिया था, इसलिए दोबारा उसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहीं से करते हैं। हमारे पास ये एक आइसोलेटेड डीएनए है, ठीक है, बैक्टीरियल सर्कुलर डीएनए, ओके। यहाँ बनाते हैं अलग से। सपोज ये एक टेस्ट ट्यूब के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर हमने डाला रैंडम एंडोन्यूक्लियस आरी, ठीक है। रैंडम एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, इसको यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। जितना उसको मौका मिला कट करने का, उतना उसने क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद हमने तुरंत इसमें क्या डाला, विद इन 5 सेकेंड इसके अंदर प्रोटीएज ऐड कर दिया। जैसे ही हमने इसके अंदर प्रोटीएज ऐड किया, उसने क्या किया, इस आरई को डिग्रेड कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास ये जो डीएनए है वो कैसा हो गया, इस तरीके से फ्रेगमेंटेड हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज कि हमको इसके अंदर इंसुलिन जीन को लाइगेट करना है, ठीक है। हमारे पास इंसुलिन जीन है, हमने इस इंसुलिन को इसके साथ में ऐड कर दिया, उसी टेस्ट ट्यूब में इंसुलिन जीन को भी ऐड कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, ये हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास इंसुलिन जीन है, ठीक है। एक डालेंगे, 2 4 डालेंगे, ठीक है, जितना हमारे पास मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक से तो काम नहीं चलेगा, ओके। एक हो सकता है ऐड हो, क्योंकि ये एक रैंडम प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि वो रैंडमली अगर कहीं पे जाके डीएनए के पास में आ गया तो डीएनए उसे अटैच कर देगा, अगर नहीं आया तो नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली हमको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर ऐड किया लाइगेज, ओके। लाइगेज किसी ना किसी को तो जोड़ देगा, बात समझ में आई। अभी हम ये चीज भी आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा डीएनए जो है वो हमारा, मतलब जब हम इससे, अब डीएनए जुड़ गए, ठीक है, मतलब लाइगेज ऐड हो गया, तो कुछ फ्रेगमेंट्स ऐसे होंगे जिसमें लाइगेज ऐड हुआ है, तो कुछ फ्रेगमेंट्स ऐसे भी होंगे जिसमें लाइगेज ऐड नहीं हुआ है। तो हमको उस एडेड लाइगेज वाले को हम कैसे आइसोलेट करेंगे और बिना एडेड वाले को कैसे आइसोलेट करेंगे, ये भी हम आगे क्लियर करेंगे। लेकिन अभी एक सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हैं, लाइगेज हमने डाला, लाइगेज ने इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो अब सपोज हमारे पास ये इस तरीके का जो डीएनए है, इसको लाइगेज ने इस तरीके से ऐड कर दिया, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज इंसुलिन जीन, ओके, जो कि इस क्रोमोसोम के साथ में अटैच हो चुकी है। बात समझ में आई। 2 जगह से लाइगेज ने उसको सील करके और वापस से क्या बना दिया, सर्कुलर डीएनए। अब हमको क्या करना है, इस डीएनए को हम ये चाहते हैं कि ये जो इंसुलिन जीन है वो हमारे पास मल्टीपल कॉपीज में हो, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज में। तो मल्टीपल कॉपीज में होने के लिए हमको क्या करना है, हम इस वाले जो, ये वाला जो डीएनए है, इसको हम किसी बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। तो इस वाले डीएनए को हम बैक्टीरिया के अंदर कैसे इंसर्ट करा सकते हैं, देखो हमारे पास एक्चुअली ये जो क्रोमोसोम होता है, मतलब ये जो डीएनए जो आइसोलेट किया जाता है, एक्चुअली प्लाज्मिड डीएनए होता है, ठीक है। मेन क्रोमोसोम को, क्योंकि मेन क्रोमोसोम का साइज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और अगर हम मेन क्रोमोसोम को किसी बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कराएंगे तो उसके पास ऑलरेडी एक पहले से मेन क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम वो कैसे ले सकता है, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्ट होगा या फिर हो ही नहीं पाएगा, ओके। तो हम ये वाला जो डीएनए लेते हैं वो कौन सा डीएनए होता है, प्लाज्मिड डीएनए, ओके। अब इस प्लाज्मिड डीएनए के साथ में हमने हमारी जीन को जो है वो लाइगेट करा दिया। अब प्लाज्मिड डीएनए को किसी भी बैक्टीरिया के साथ, मतलब किसी भी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है, ओके। सपोज एक कोई ई कोलाई बैक्टीरिया, तो ई कोलाई बैक्टीरिया इसके अंदर है, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, और हमारे पास गिनती के 15-20 डीएनए जो हैं, जो कि हमको इसके अंदर ऐड करने हैं, और हम ये चाहते हैं कि वो जो बैक्टीरिया है वो इस डीएनए के साथ ट्रांसफॉर्म हो जाए, मतलब कि ये जो डीएनए है उस बैक्टीरिया के अंदर चला जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, या तो हम उसको हीट देते हैं, ठीक है,
या फिर एक सब्सटेंस होता है दैट इज सिल्वर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड हम इसके अंदर जैसे ही डालते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पोरस हो जाती है, या फिर हीट देते हैं तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो क्या हो जाती है, पोरस हो जाती है। पोरस मतलब कि ये एक बैक्टीरिया है, जैसे ही हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसमें से छोटे छोटे से छेद हो जाएंगे। हाँ, ये थोड़ी देर बाद अपने आप सील हो जाते हैं, लेकिन इस जगह पे क्या हो जाता है, जो सेल वॉल है वो छोटे छोटे उसमें पोर्स हो जाते हैं, और इन्हीं पोर्स के थ्रू ये जो प्लाज्मिड डीएनए है वो क्या हो जाता है, अंदर चला जाता है। बात समझ में आई? आफ्टर सम टाइम ये जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल सील हो जाएगी, और उसके बाद हम इस बैक्टीरिया को रख देंगे न्यूट्रिएंट मीडियम में, ठीक है। अब इसके अंदर एक इसका ये मेन क्रोमोसोम है, प्लस हमने एक हमारा डिजायर जीन वाला प्लाज्मिड इंसर्ट कराया है। तो इस बैक्टीरिया को जब हम न्यूट्रिएंट मीडियम में रखेंगे तो ये अपने नंबर क्या करेगा, अपने नंबर बार बार इंक्रीज करेगा। जैसे ही अपने नंबर इंक्रीज करेगा, मतलब जब बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बैक्टीरियाज को निकालेंगे, उसका होमोजिनेट बनाएंगे, वापस से उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, उसके जो अदर पार्टिकल्स हैं उनको सेंट्रीफ्यूजेशन टेक्निक के थ्रू एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड हमारे पास जो लास्ट में डीएनए बचेगा उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उसमें से जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए है उसका बैंड नीचे आएगा, नीचे वाले बैंड को हम आइसोलेट करेंगे, एंड उससे हमारी जो डिजायर जीन है उसी तरीके से जो एंडोन्यूक्लिएज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है वो डाल के हम इसको कट कर लेंगे, और कट करने के बाद एक बार अगेन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे ताकि हमको दो चीजें, दो बैंड्स मिले, है ना। एक तो इसका ये वाला डीएनए मिलेगा, एक हमको ये जीन वाला डीएनए मिलेगा। तो जो जीन वाला मतलब जो नीचे बैंड आएगा छोटा वाला, उसको हम आराम से इजीली आइसोलेट कर सकते हैं जेल से, और वो हमारे पास क्या होगी, इंसुलिन जीन। बात समझ में आ गई? तो डीएनए के अंदर मतलब प्लाज्मिड डीएनए के अंदर हम एक डिजायरेबल चेंज कर रहे हैं, और उस डीएनए को हम क्या बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब देखो एक और चीज देखते हैं। हमने बात की थी कि किसी भी मतलब जब रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक साइट से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम कोई प्लाज्मिड डीएनए इंसर्ट करा रहे हैं तो उसके पास भी तो वो स्पेसिफिक साइट होनी चाहिए, तभी तो जाके हेलिकेज बाइंड करेगा और उसको रेप्लिकेट करेगा, करेक्ट। तो हमको अगर हम किसी प्लाज्मिड डीएनए के साथ में ओराई साइट ऐड करते हैं, सबसे पहले अगर हम ये चाहते हैं कि ये बैक्टीरिया मतलब ये जो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ में ओराई साइट अटैच करनी पड़ेगी। अटैच करने का तरीका सेम है, ठीक है। तो अगर इसके साथ, इस प्लाज्मिड के साथ में ओराई साइट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक वेक्टर। वेक्टर हिंदी में बोलते हैं इसको वाहक, है ना। तो वेक्टर प्लाज्मिड डीएनए होता है जो कि किसी जीन को कैरी करता है। बात समझ में आई? और कैरी करके किसी को भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेक्टर। तो जिसके साथ में ओराई साइट होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर ग्रो करेगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर, जिस प्लाज्मिड के अंदर ARS मतलब कि यूकैरियोटिक ऑटोनोमस रेप्लिकेटिव सीक्वेंस होता है, वो होता है यूकैरियोटिक वेक्टर। या फिर एक चीज और समझ लो, अगर हम इस प्लाज्मिड को प्रोकैरियोट से आइसोलेट कर रहे हैं तो उसके अंदर ओराई साइट होगी, उसके अंदर ओराई साइट होगी, तो हम उसको प्रोकैरियोटिक के अंदर ही वापस से ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म करके, ओके। अगर हम किसी को यूकैरियोटिक से आइसोलेट कर रहे हैं, यूकैरियोटिक से मतलब ह्यूमन सेल से आइसोलेट नहीं कर सकते, ह्यूमन सेल के अंदर प्लाज्मिड नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये जो है यीस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ओके। यीस्ट एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो यीस्ट के अंदर से आइसोलेट करके या फिर इसके अंदर मॉडिफाई करके प्रोकैरियोटिक वेक्टर लिया, प्रोकैरियोटिक का ओराई सीक्वेंस हटाया,
उसके साथ ARS सीक्वेंस ऐड किया और उसको हमने क्या बना दिया, यूकैरियोटिक वेक्टर। बात समझ में आई? अगर कोई ऐसा वेक्टर है जिसके अंदर दोनों ही चीजें हैं, एक तो ओराई साइट और दूसरा ARS, ओके, इसको बोलते हैं शटल वेक्टर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? आगे एक चीज और देख लेते हैं, दैट इज व्हाट इज प्लाज्मिड। हमने प्लाज्मिड के बारे में इतनी सारी बातें की, तो प्लाज्मिड की डेफिनेशन देख लेते हैं, होता क्या है प्लाज्मिड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो it is circular small non-essential replicative DNA। It is circular, small, non-essential, replicative DNA found on bacteria. We use the plasmid as vector for transfer the specific that's why it is called as वेक्टर। ओके, मतलब कि प्लाज्मिड एक टाइप ऑफ वेक्टर है, और भी टाइप के वेक्टर्स होते हैं, हम बाद में देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो ये तो बात हुई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बेसिक्स की। ओके, इसको हम और ज़्यादा डिटेल में, मतलब कि किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्चुअली वर्क करता है, कौन कौन से सीक्वेंस होते हैं, कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं और उनका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, हम उसको इन डिटेल समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।